हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर लोक कुमार पांडे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट में स्वागत है। फ्रेंड, आज का यह वीडियो हमारे इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के छात्रों के लिए विशेष है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख करके जांच के परख कर हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी वर्तमान में संचालित परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ मात्र मेरा एक अनुमान है। इस पर आप पूर्णतः निर्भर ना रहें, अपनी तैयारी संचालित करें। ये सिर्फ एक अनुमान आधारित प्रश्नों पर तैयार वीडियो है जो आपको अपनी जो परीक्षा संबंधी तैयारी है उसको जांचने और परखने में सहायक होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा बड़ा हो सकता है, इसलिए स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अपने मनोविज्ञान विषय कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र को हमने पुराने महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर तैयार किया है। तो फ्रेंड, आइए सबसे पहले हम प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ निर्देशों को समझते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न पत्र है वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि 15 मिनट प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो जो 15 मिनट हमको मिलते हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका काफ़ी बड़ा होता है। इसमें 4 खंड होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसलिए आपको 15 मिनट दिया जाता है कि आप आराम से प्रश्न पत्र को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद हल करें। और जो आपका पूर्णांक है वह 100 नंबर का होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक नोट दिया हुआ है, वो यह है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नोट है उसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय यानी एक वाक्य के प्रश्न हैं, फिर प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में, प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय होते हैं जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय होते हैं जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पर इस तरह आपने देखा कि 4 खंडों में प्रश्न पत्र को विभाजित किया जाता है और उनकी संख्या भी निर्धारित की जाती है। आपको वैसा ही प्रश्न पत्र मिलेगा। तीसरा निर्देश बताता है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं। तो जो 100 नंबर का पूर्णांक है उसमें सभी जो प्रश्नों के लिए नंबर निर्धारित होते हैं वो सभी प्रश्नों के सामने अंकित होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क का भाग है? सुषुम्ना, थायराइड, स्वतः संचालित स्नायु संस्थान या सेतु? तो यहाँ पर हमारा आंसर है सेतु। अगला प्रश्न है कि कौन न्यूरॉन का अंग नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन न्यूरॉन का अंग नहीं है? सेतु, जीवकोश, सेतु, अक्षतंतु। तो यहाँ पर सेतु हमारा 2 बार टाइप हो गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है सेतु। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? सेतु, सुषुम्ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है दूसरा नंबर, सुषुम्ना। अगला प्रश्न है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका आंसर है पावलोव। पावलोव जो थे उन्होंने इस पर काम किया। अगला प्रश्न है नैमित्तिक अनुकूलन के प्रतिपादक कौन है?
ये भी प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इसका आंसर स्किनर साहब हैं, जिन्होंने नैमित्तिक अनुकूलन नामक सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं, जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत आदि। अगला प्रश्न है, स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम है, यानी कि इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही क्रम पहचानना है। पहला है अधिगम पहचान धारण पुनः स्मरण, दूसरा अधिगम धारण पुनः स्मरण पहचान, तीसरा पहचान अधिगम धारण पुनः स्मरण और पहचान धारण अधिगम पुनः स्मरण। इसका आंसर है सेकंड नंबर, इसका आंसर बताया जाता है अधिगम धारण पुनः स्मरण और पहचान। जब कभी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो सबसे पहले अधिगम यानी सीखना होता है, उसके बाद हम उस चीज़ को अपने दिमाग में धारण करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको पुनः याद करते हैं, और जब उसे हम पुनः याद करते हैं तभी वो हमारे सामने पहचान उसकी हो पाती है। तो इस तरह जो इसका आंसर हुआ अधिगम धारण पुनः स्मरण और पहचान, ये स्मृति प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं और घटक भी यही हैं। देखिए अब हमारे सामने 7वां नंबर का प्रश्न है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन है पूर्वानुमान, भाषा, तर्क और समस्या। इसका आंसर है समस्या। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तभी हम उसके हल को लेकर के चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चिंतन में बाधक नहीं है। अंधविश्वास, प्रेरणाएं, पूर्वाग्रह और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। तो इसी तरह अगला प्रश्न है कि पर्सोना शब्द संबंधित, तो इसका आंसर है व्यक्तित्व। पर्सोना शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो प्राचीन काल में जो रंगमंच नाटक होते थे उसमें जो व्यक्ति जो पात्र निभाता था उसी तरह की वो वेशभूषा ड्रेस धारण करता था, इसलिए इसको व्यक्तित्व से संबोधित दिया गया, पर्सोना यानी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किसने किया। इसमें 4 आंसर दिए, शेल्डन, युंग, एडलर और आल्पोर्ट ने। तो यहाँ पर जो आंसर है दूसरे नंबर का, युंग ने अंतर्मुखी व बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। देखते हैं कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें ऑप्शन है वेशलर, फ्रायड, भाटिया हैं। इन चारों में से आपको एक प्रश्न चुनना है, तो इसका आंसर तीसरा नंबर विनय ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामूहिक परीक्षण है। भाटिया बैटरी, विनय बुद्धि परीक्षण, बीपीटी 13 और रोडसा टेस्ट। इनमें से आप आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर है तीसरा बीपीटी 13। ये एक प्रकार का सामूहिक बुद्धि परीक्षण टेस्ट है। अगला प्रश्न है कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। नंबर 1 10, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा है 12। तो इसमें आंसर इसका 10, यानी नंबर 1 का 10 कार्ड होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मापन प्रक्षेपण विधियों द्वारा होता है। रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता। तो इसमें आंसर देख, तीसरे नंबर का आंसर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या होता है कि प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समूह तनाव का कारण है। शिक्षा, खेल, रूढ़ि युक्तियाँ और राष्ट्रीय पर्व। तो इसमें आंसर है, तो इसका आंसर है तीसरा, रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं वो हमारे समूह तनाव का कारण बनती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है फेफड़ा, पेट, सिर, यकृत। तो इसका आंसर फेफड़ा जो होता है हमारा वायु प्रदूषण से सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो सकता है एड्स, डायबिटीज, अस्थमा, पीलिया। तो इसका आंसर अस्थमा जो होता है वो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही सामान्य सा कॉमन सा प्रश्न है। 26 जून, 5 जून, 25 मई और 5 मई। तो इसका आंसर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूखा है, दावानल है, मिट्टी का क्षरण है और चक्रवात है। तो इसका आंसर है मिट्टी का क्षरण एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ का कारण है अत्यधिक वर्षा, बांध तटबंध का टूटना या भूस्खलन। तो इसका उपर्युक्त सभी
इसका आंसर है। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्न बहुविकल्पी लिए थे जो पूर्ण हुए। आइए आगे के प्रश्न देख। अब हमारे सामने है निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का दूसरा भाग होता है। इसमें हमको 1 नंबर यानी कि एक बार में आंसर देना होता है एक शब्द में। जैसे प्रश्न है हमारा कि जीवकोश डॉट डॉट का एक अंग है, तो यहाँ पर आप आंसर देख न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है जीवकोश का एक अंग होता है। इसी तरह दूसरा है कि सूचनाओं को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुँचाने का कार्य होता है। किसके द्वारा होता है? स्नायुओं के द्वारा। स्नायुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका आंसर दिया हुआ है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख सामाजिक कारक बताइए या लिखिए। तो पहला आंसर दिया हुआ है अनुकरण और निर्देश। ये है जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 सामाजिक कारक। अगला प्रश्न ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आंसर है धनात्मक आंसर है। ये जो अगला प्रश्न है वह है स्मृति। स्मृति में क्रमशः 4 मानसिक प्रक्रियाएं अधिगम डॉट डॉट पुनः स्मरण एवं डॉट डॉट सम्मिलित हैं। यानी कि इसमें खाली स्थान है। तो कौन कौन से आंसर है आप देख रहे हैं? धारण और पहचान। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पहचान का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो अभी आपने देखा था ऑब्जेक्टिव वाले आंसरों में कि स्मृति की प्रक्रिया से पहचान का संबंध है। अगला प्रश्न है कि चिंतन क्या है? तो चिंतन क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि मानव में भाषागत विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो आंसर दिया हुआ है क्रंदन। क्रंदन जो होता है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, छोटा होता है, तो उसके पहले वो थोड़ा सा शोर मचाना शुरू करता है, तो उसी को क्रंदन कहते हैं। तो यही है कि मानव भाषागत विकास का प्रथम चरण कौन सा है? क्रंदन। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व किस प्रकार का संगठन माना जाता है? किस प्रकार का संगठन माना जाता है व्यक्तित्व? गत्यात्मक प्रकार का संगठन माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि चित्र कथानक परीक्षण, जिसे टीएटी हम शॉर्ट में बोलते हैं, द्वारा का मापन होता है। यानी टीएटी के द्वारा किसका मापन होता है? तो यहाँ पर आंसर है व्यक्तित्व का। तो अगला प्रश्न इसका दोबारा दिया गया है कि टीएटी का निर्माण ने किया, यानी टीएटी का निर्माण किसने किया? तो एक मनोवैज्ञानिक थे कि मरे ने टीएटी का निर्माण किया था। एक अगला प्रश्न है कि एक समूह के अधिकांश लोगों द्वारा दबाव, बेचैनी एवं चिंता की अनुभूति कहलाती है। तो इसका आंसर है समूह तनाव। समूह तनाव क्या है? एक समूह के अधिकांश लोगों द्वारा दबाव, बेचैनी, चिंता की अनुभूति समूह तनाव कहलाती। अगला प्रश्न है कि भीड़ में घनत्व डॉट डॉट एवं डॉट डॉट नियंत्रण होता है। तो आंसर नीचे दिख रहा है कि भीड़ में घनत्व अधिक एवं नियंत्रण कम होता है। अगला प्रश्न है कि सुनामी, चक्रवात, सूखा, बाढ़ डॉट डॉट आपदाएं हैं। यानी सुनामी, चक्रवात, सूखा, बाढ़ किस प्रकार की आपदाएं हैं? तो आंसर नीचे है प्राकृतिक। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम अगले खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला खंड है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कुछ चयनित किया है हमने, जो आपके सामने हैं। यहाँ पर उत्तर इनका लिख पाना संभव नहीं था, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा है 25 शब्दों में बताई गई। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जिसे आप देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न बताया गया है कि न्यूरॉन के भाग स्पष्ट कीजिए। न्यूरॉन के लिए मैंने जो अपना पहला वीडियो आपके लिए बनाया था वो है, आप उसे देख सकते हैं, न्यूरॉन को समझ सकते हैं, उसके भागों को। तो यहाँ पर प्रश्न न्यूरॉन के भाग पर है, तो इसे आपको स्पष्ट करना है। दूसरा है शाब्दिक सीखना का अर्थ स्पष्ट की। सीखना यानी अधिगम, लर्निंग, इससे भी संबंधित वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी आप देख सकते हैं कि इसके अर्थ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, सारी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। स्मृति जो आपकी होती है
कितने प्रकार की होती है, इसे आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। विस्मरण के दमन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये सिद्धांत है एक प्रकार का विस्मरण का, इसे आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। चिंतन की प्रक्रिया पर संवेगों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जो चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, उसमें इमोशन हमारे कैसे प्रभाव डालते हैं, इनके प्रभावों को स्पष्ट करना है। अगला है व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों का उल्लेख कीजिए। जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है हमारा, उसके लिए जो हमारे जैविक निर्धारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनका उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में आपने प्रश्न देखा था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को किसने दिया, तो उसी तरह है इसका कि इसका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति में क्या अंतर होता है, इधर बताना है। व्यवहारिक मनोविज्ञान की परिभाषा देनी है। अशाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं, ये बुद्धि परीक्षण है, इन्हें बताना है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, और सांप्रदायिकता से सामूहिक तनाव बढ़ता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है कि जो सांप्रदायिकता होती है वो कैसे सामूहिक तनाव को बढ़ाती है। और जो आखिरी प्रश्न देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो जो पर्यावरण के प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि इत्यादि, इन सारी चीज़ों के प्रकार बताने हैं। प्रकार आपने देखा कि ये हमारे अति लघु प्रश्न थे, और इन सारे प्रश्नों को हमने पुराने आपके आए हुए प्रश्नों से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद चयनित किया है। तो इन्हें आप पढ़ करके अपनी परीक्षा में सहायता ले सकते हैं। जो अगला खंड है वो है लघुत्तरी प्रश्न। जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं हमारे, उनकी शब्द सीमा बतलाई गई है कि आपको 50 शब्दों में लघुत्तरी प्रश्नों को लिखना है। तो पहला प्रश्न है सुषुम्ना के कार्य बताइए। ये हमारा पहला जो चैप्टर है व्यवहार के दैहिक आधार, वहाँ से लिया गया है। सुषुम्ना के हमें कार्य बताने हैं। अगला प्रश्न है परिपक्वता और सीखने में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मैच्योरिटी है और जो लर्निंग है, इसमें क्या अंतर होता है, इसको ही बताना। प्रयत्न एवं भूल विधि तथा सूझ द्वारा सीखना विधि में अंतर स्पष्ट करना। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल, ट्राई और एरर का सिद्धांत दिया। इसी तरह आपके कोहलर ने सूझ द्वारा इनसाइट थ्योरी दी। इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है स्मृति की अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए कि स्मृति मेमोरी के लिए कौन कौन से अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ये बताना है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के प्रकार संक्षेप में बताइए। तो व्यक्तित्व के प्रकार बताने हैं जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। एक प्रश्न जो छूट गया वो था चिंतन तथा कल्पना में क्या अंतर है। जो एक चिंतन थिंकिंग होती है और एक इमेजिनेशन होता है, उसके बीच क्या अंतर होता है, ये बताना है। जो 8वें नंबर का प्रश्न है वो है व्यवहारिक मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा नंबर 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो गलती से टाइप हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान तथा सामान्य मनोविज्ञान के संबंधों को यहाँ पर आपको स्पष्ट करते हुए इसका आंसर देना है। अब अगला जो प्रश्न हमारे सामने वो है व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो बुद्धि के जो हमारे परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक। तो इन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण क्या होते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है, उसकी गणना कैसे की जाती है, तो इसकी हम गणना कैसे करते हैं। तो जो एक टर्मन ने जो सूत्र दिया हुआ था उसका हम यहाँ पर प्रयोग करने के बाद इसकी गणना करते हैं। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के विकास के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जो जातिवाद है, कास्टिज्म है, उसके विकास के कारण क्या क्या थे, तो यहाँ उल्लेख करना है। अब जो हमारे सामने प्रश्न है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार पर्यावरण के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। ये आपके जो आखिरी यूनिट है पर्यावरण विषय वो चैप्टर है, वहाँ पर मानव व्यवहार और पर्यावरण के संबंध बताने हैं। और फिर आखिरी प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन को स्पष्ट करना है। इस तरह ये हमारा लघुत्तरी का जो खंड था वो पूर्ण हुआ। अब अगला खंड देखते हैं। फ्रेंड, जो हमारे सामने अगला खंड है वो हमारे पेपर का आखिरी खंड होता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं इन्हें हम लगभग 250 शब्दों में लिखा जाता है। तो पहला प्रश्न दिया है कि थॉर्नडाइक के सीखने संबंधी नियमों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के नियम दिए हुए थे, जो प्राथमिक नियम और गौण नियम के रूप में जाने जाते हैं, उनमें उदाहरण दे देकर हमको इधर पर विस्तृत रूप में इसको लिखना है। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं।
देखिए सीखने का जो वक्र वाला प्रश्न है ये हर साल लगभग आया है, तो ये इस प्रकार दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वक्र के लिए मैंने जो वीडियो पिछला बनाया था आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि वक्र क्या होते हैं। तो सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सचित्र इसका वर्णन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सीखने का पठार क्या है। सीखने के पठार के उत्तरदायी कारण कौन कौन से, यानी कि सीखने के पठार तात्पर्य की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो रुकावट आ जाती है किन कारणों से आती है, तो इसके कारक आपको बताने, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्मृति का स्वरूप बताइए। मेमोरी जो है हमारी उसका नेचर क्या है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो स्मृति के प्रकार है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति का विस्तार से वर्णन भी हमको यहाँ पर करना है। तो ये जो प्रश्न 4 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें विभिन्न पेपरों को पुराने देख करके तैयार किया हुआ है। अब आगे जो प्रश्न है वो है चिंतन से आप क्या समझते हैं। चिंतन के विभिन्न प्रकार समझाइए। चिंतन चैप्टर का ये प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चिंतन थिंकिंग जो क्या होती है और इसके विभिन्न प्रकार हमें यहाँ पर बताने हैं विस्तार पूर्वक। फिर अगला प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन कौन से हैं। देखिए जो व्यक्तित्व का चैप्टर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसके कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार आपका पूछा गया है इसलिए इसको यहाँ पर हमने रखा है। इसके अलावा भी आप व्यक्तित्व के चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारक हैं कौन कौन से हैं और बालक के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले घर तथा विद्यालय के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न, इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि व्यक्तित्व का जो चैप्टर है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उससे कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह आपका अधिगम वाला जो चैप्टर है उससे भी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। अधिगम का भी चैप्टर आप अच्छे से तैयार करिए, उसमें जितने सिद्धांत हैं सीखने के, पठार है, वक्र है, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है, किसी प्रकार पर छूटने ना पावे। तो जो हमारे सामने अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो दिख रहा है आपको, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये जो हमारा परीक्षण वाला जो चैप्टर है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो टेस्ट हैं हमारे मनोवैज्ञानिक कि उसके टेस्ट क्या होते हैं और एक अच्छे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन कौन सी विशेषता होती, वैधता, विश्वसनीयता, ये सारी जो विशेषताएं होती हैं इनको भी हमने यहाँ पर अच्छे से लिखना है। अगला जो प्रश्न है ये आपका कंटिन्यू प्रश्न है, हमेशा आता है, उसी आधार पर इसको चयनित किया गया है यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कि समूह तनाव से आप क्या समझते हैं। समूह तनाव के सामान्य तथा मनोवैज्ञानिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न हर समय पूछा जाता है, इसकी उम्मीद बहुत है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। अब देखिए अगला प्रश्न है पर्यावरणीय मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिए। एक सामान्य सा प्रश्न है, इसे आप तैयार करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, इसे भी पढ़िए। और जो आखिरी प्रश्न है कि आपदाओं से आप क्या समझते हैं, आपदाओं के प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए, हर समय आने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार करिए। इस प्रकार देखिए ये आपका एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का खंड था। इस तरह हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण होता है जो 4 खंडों में विभक्त था, बहुविकल्पी, निश्चित उत्तरीय, अति लघु, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। यहाँ पर फ्रेंड हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं इन सारे प्रश्नों को हमने पुराने प्रश्न पत्रों से देख करके तुलनात्मक रूप से तैयार किया हुआ है और ये आपकी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी भी चालू कर रखें क्योंकि हमने पहले भी शुरुआत में कहा कि ये जो हमारे प्रश्न हैं ये एक अनुमान आधारित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके सहायक हो सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया था जिसके सारे खंड पूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है इसमें हमने आपके जो सिलेबस है मनोविज्ञान विषय का उसके सभी चैप्टरों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न पत्र जो अभ्यास प्रश्न पत्र है
आपके लिए सहायक, आपकी जो परीक्षा है के लिए तैयारी है उसमें सहायक होगा। तो फ्रेंड, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें आप सफल हों, यही मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।